और जब संयोग सच के और आ जाता है तो बंद दरवाजे भी अपने आप खुल जाते हैं। और उसी तरह इस केस का मेन विलेन और कोई नहीं बल्कि कहानियों से घिरे हुए हम, कुछ आपकी है और कुछ हमारी, कुछ आपसे जुड़े हैं और कुछ जिनसे हम आपको जोड़ते हैं। और इन्हीं कहानियों में से आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई कहानी। फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स पेश करते हैं इंस्पेक्टर दुष्यंत राणे, रिटन बाय सत्यव्रत स्वाई एंड देवदत्त सामल, नरेटेड बाय सत्यव्रत स्वाई, प्रेजेंटेड बाय सुब्रत कुमार स्वाई। एक सच होता है और एक झूठ, दोनों के कई पहलू होते हैं और अब इनसे वाकिफ होंगे आप इंस्पेक्टर दुष्यंत राणे के साथ। अगर आपने पहले एपिसोड नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे जाके देख लें, क्योंकि उनके बिना ये अधूरा है। तो चलिए शुरू करते हैं कार्रवाई। 7वां और आखिरी एपिसोड, एक आखिरी सच। और वो एक पल जिसकी खोज थी हमें, वो मुझे मिल गया था। संयोग भी बड़ी कमाल की चीज होती है नहीं? कहाँ आप किसी को ढूंढते रहते हैं और उसी संयोग के कारण वो ठीक आपके पास आके पहुंच जाता है। फिर भी कुछ सवालों के जवाब आपको खुद लिखने होते हैं। और तभी एक भीनी मुस्कुराहट मेरे होठों पे दबाए मैंने कहा, लाइफ हैपेंस ऑल लाइक दिस। कल चौधरी साहब के घर पे सारी घटनाएं अभी भी मेरे जहन में अपनी एक डोर से मुझे बांधे कहीं खींचे ले जा रहे थे। बहुत कुछ इस मन में उमड़ रहा था तब, पर उन सब शक के बादलों को चीरते हुए सबकी सोच से परे वो कुछ हुआ जो हमें हक्का बक्का कर गया था। और बस इन डोर को काटते हुए मैं उस सच पे पर्दा उठाने जा रहा था। अगली सुबह केसरी फैमिली रेस्टोरेंट को, जहां पहले से ही चौधरी साहब सपरिवार उपस्थित थे। और इन सब के बीच हम आ पहुंचे थे अपनी आखिरी पड़ाव पे। हम अंदर गए तो चौधरी परिवार यानी चौधरी साहब, उनकी धर्मपत्नी और रुद्र सभी मौजूद थे। मैं उनके पास गया और कहा, नमस्ते चौधरी साहब। तो चौधरी साहब बोलने लगे, अरे दुष्यंत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? हमें फॉलो नहीं कर रहे हो? तो मैंने एक भीनी मुस्कुराहट से कहा, अरे नहीं चौधरी साहब, यहाँ मिलना आपके साथ किसी भी तरह का जासूसी मिजाज का नहीं है, ना ही ये महज एक इत्तेफाक है। मुझे एक खबर मिली है कि आप यहाँ आने वाले हैं, तो मैंने सोचा वैदेही के मर्डर केस का आखिरी सच का खुलासा यहीं आपके साथ मुलाकात करके कर लेते हैं। तो चौधरी साहब ने कहा, दुष्यंत, फिर से कुछ बकवासी ख्याली पुलाव तो पका के हमें खिलाने के लिए नहीं लाए हो ना? तो मैंने कहा, अरे नहीं चौधरी साहब, इस बार कुछ ख्याल ही नहीं होगा, जो भी होगा हकीकत में होगा, और वो भी सबूत के साथ। तो उन्होंने कहा, तो फिर दिखाओ क्या है वो? तो मैं कुर्सी पर विराजमान हो गया और फिर कहा, थोड़ा सब्र कर लीजिए चौधरी साहब, मुझे किसी का इंतजार है, उन्हें आने दीजिए, फिर शुरू करते हैं कार्यक्रम। और कुछ इंतजार की घड़ियों के पश्चात आप पहुंचे विश्वनाथ राठौड़, वैदेही के पिताजी, और वैदेही के भाई वृगराज राठौड़ उर्फ बिरजू। उन्हें देखते ही चौधरी साहब आश्चर्य से पूछने लगे, अरे समधी जी, आप यहाँ कैसे? तभी विश्वनाथ जी ने कहा, अरे मुझे भी पता नहीं चौधरी साहब, ये बिरजू मुझे खींचता हुआ ले आया यहाँ। और मैं उन कसमकसों को दूर करते हुए कहा, चौधरी साहब, मैंने ही इनको बुलाया है। मैंने सोचा अगर खुलासा हो ही रहा है तो सबके सामने क्यों ना हुआ जाए, और वैसे भी हमारे आसपास ही ये मुजरिम है यहाँ। तो चौधरी साहब थोड़े हड़बड़ाते हुए कहे, ये फिर क्या अनाप शनाप बक रहे हो दुष्यंत? यहाँ सब परिवारों के लोग हैं, तुम्हें फिर किसी पे शक है? तो मैंने कहा, वैसे चौधरी साहब, शक तो मुझे आप पर भी था कि आपने उस लड़की प्रिया और वैदेही दोनों का खून किया है, क्योंकि प्रिया के मौत के वारदात की जगह से एक इनहेलर मिला था। और कल जब मैंने आपको इनहेलर यूज करते देखा और आपके राइवल कंपनी में प्रिया के काम करते हुए बारे में सुना, तो मुझे बड़ा शक हुआ था आपके ऊपर। पर वो कुछ देर में ही वो दूर हो गया था। जैसे ही आपकी पत्नी ने आपके यूज किए हुए इनहेलर के खत्म होने पर उसे फेंक दिया, मैंने उसे चुपके से चुरा लिया और उसकी जांच करने पे पता चला कि आपके इनहेलर में जो ड्रग यूज होता है
वो प्रिया की वारदात से मिली इनहेलर की कंपनी से अलग है। और उस केस के इन्वेस्टिंग ऑफिसर ने भी ये साफ कर दिया कि प्रिया के कातिल मिल चुका है, वरना मेरे शक के लिस्ट में आप भी शामिल थे। चौधरी साहब कुछ सेकंड वही नाराज निगाहों से मुझे देखते रहे और फिर पूछे, तो फिर असली गुनहगार कौन है, तुम ही बताओ। तो मैंने कहा, चौधरी साहब, सच और झूठ का ये जो खेल होता है ना, बड़ा ही नाजुक सा खेल होता है। हालांकि सच ताकतवर होता है, फिर भी झूठ कई बार एक साथ उस पर हावी हो जाता है। पर सच उन पहेलियों को बारीकी से परखते हुए उस झूठ के पहाड़ को गिरा देता है। और जब संयोग सच के और आ जाता है तो बंद दरवाजे भी अपने आप खुल जाते हैं। और उसी तरह इस केस का मेन विलेन और कोई नहीं, बल्कि आपके पास बैठा आपका सुपुत्र रुद्र प्रताप ही है। ये सुन के ही सब आश्चर्य हो गए और मेरी तरफ देखने लगे। रुद्र, जो इतनी देर तक चुप बैठा था, वो मुझे गुस्से से देखने लगा और फिर कहा, ये फिर से क्या बक रहा है तू? जवान संभाल अपना, नहीं तो। और मैंने उसे कुछ ना कहते हुए बिरजू की ओर देखते हुए उसे सामान लाने को कहा। तो बिरजू ने एक मैसेज किया और कुछ ही मिनट में 2 आदमी काव्या को साथ ले आए थे। और उसे आते देख मानो जैसे रुद्र को सांप सूंघ लिया था। और मैंने कहा, चौधरी साहब और रुद्र जी, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जो बताएगी अब ये काव्या ही बताएगी। तो काव्या मैडम, शुरू हो जाइए। तभी चौधरी साहब ने कहा, अरे दुष्यंत पर ये लड़की है कौन? तो मैंने कहा, याद है चौधरी साहब, उस तीसरी लड़की के बारे में, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, जिस दिन मैं आपके निवास पे आया था रुद्र को अरेस्ट करने के लिए। ये वही तीसरी लड़की है और इसकी नाम है काव्या। और अब ज्यादा वक्त जाया न करते हुए मैंने काव्या को सबसे सच से वाकिफ करवाने को कहा। तो काव्या ने सबको सच्चाई से वाकिफ करवाते हुए बोली, रुद्र और मेरा रिश्ता रुद्र की शादी से पहले से था और ऐसे ही धीरे धीरे ये रिश्ता बढ़ता गया और शादी के बाद ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन गया था। और रुद्र के वैदेही से रिश्ते के बाद कुछ खास जम नहीं रहा था। भले ही वो पूरे दुनिया के लिए एक परफेक्ट कपल थे, पर सबसे अनजान उनमें झगड़े होते थे और उसे भुलाने के लिए रुद्र मेरे पास आता था। रुद्र उस बीच पागल सा बन गया था और एक दिन झगड़ने के बाद वो इतने गुस्से में था कि वो मेरे पास आके तोड़ फोड़ करने लगा और कहने लगा कि वो वैदेही की जान ले लूंगा। और मैं उसे शांत करने लगी तो वो मुझे भी सपने दिखाकर उस क्राइम के लिए मना लिया। और एक दिन उस रात वो वैदेही को एक नए व्हाट्सएप नंबर से चैट करने लगा और उससे कहा कि वो बिना बताए हाईवे पे पास नदी के किनारे आ जाए। और कहा उसके पास एक सरप्राइज है जो उनके बीच का झगड़ा सुलझा सकता है। और जब वैदेही वहां पहुंची तो सरप्राइज के बहाने उसने उसे पीछे से आकर वार कर दिया। और जब वो बेहोश हो गई तो उसे घसीटते हुए नदी में डुबो कर उसे मार दिया। वो उस वक्त एक साइको बन चुका था, जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था उसकी अपनी धर्म पत्नी को मारते हुए। और वो उसे मारकर मुझे खींचते हुए ले गए और उस वैदेही की डेड बॉडी के साथ एक सेल्फी भी निकाली। और वो बड़ा ही जोर जोर से उस वक्त मुस्कुरा रहा था। और फिर उसने वैदेही की डेड बॉडी को नदी में बहा दिया और ग्लोव्स पहन के नीचे गिरे उसके फोन से एक व्हाट्सएप नंबर को उसने अपने दोस्त के नाम से सेव कर दिया और फिर अपने फोन से उसे ब्लॉक भी करवा दिया। वैदेही का फोन अपने बैग में घुसाकर उसने वही नदी में बहा दिया और मुझे साथ लेकर वो निकल गया था। मेरे पास अब भी वो फोटो है और उसे देख मैं अब भी कई बार रोता हूँ। और वो इतना कहकर रोने लगी और मैंने उसे वो सेल्फी दिखाने को कहा तो उसने वो फोटो सबको दिखाई। और काव्या ने कहा, मैं आज ये सब इसलिए कबूल कर रही हूँ क्योंकि बिरजू भाई की मुझे बहुत समझाने के बाद मुझे एहसास हुई कि जो आदमी अपनी सगी पत्नी की ना हो सका वो वक्त आने पर मुझ जैसे गैर के साथ क्या हालत करेगा। और ये बात ने मुझे सबके साथ ये सच खुलासा करने के लिए मजबूर कर दिया।
और वो फोटो देखते ही वैदेही के पिता की आंखों में आंसू बहना शुरू हो गया था और चौधरी साहब की आंखों में क्रोध साफ साफ झलक रहा था। और इसी क्रोध के आगमन में रुद्र को जोर से उन्होंने एक चांटा लगा दिया और फिर मैंने वो सच सबके सामने खुलासा कर दिया। वैसे चौधरी साहब, वो संयोग की बात जो मैं कर रहा था वो बिरजू के रूप में मेरे पास आया, क्योंकि जिस दिन मैंने इन रुद्र और काव्या को मॉल में देखा था एक साथ, तब से बिरजू भी इनका पीछा कर रहा था और वक्त देखते ही बिरजू ने इसे उठा भी लिया था और सच कहने के लिए बहुत गुजारिश की, उसको समझाई। और फिर जब वो एक बार मान गई तो बिरजू ने मुझे कॉल किया था कल, जब मैं आपके घर में था कल शाम को। और इसी तरह सूरज रूपी सच झूठ के अंधेरे से बाहर आ गया था आप सबके सामने। और तभी मैंने रुद्र से कहा, तो मिस्टर रुद्र प्रताप चौधरी, ये है आपका परमानेंट अरेस्ट वारंट और चलो अब काल कोठरी में, वो होगा आपका परमानेंट एड्रेस। और तभी रुद्र अपनी लाल आंखें मुझे दिखाते हुए कहने लगा, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं दुष्यंत, तूने ये सही नहीं किया। तो ये सुनते ही मैं थोड़े मुस्कुरा दिया और कहा, अरे हमें क्या पकड़ोगे आप, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा के चल पड़ेंगे, आप अपनी फिक्र कीजिए। सोचिए कैसे बिताएंगे आप अपनी वो काली जिंदगी उस काल कोठरी में। और इतना कहते हुए मैंने उसके हाथ पे हथकड़ी डाल दिया और खींचते हुए उसे घर से बाहर ले गया। उस वक्त सबसे जो मुझे दुखी लग रहा था वो लग रहा था चौधरी साहब की पत्नी के बारे में। अपनी बेटे को ऐसे घृणता से खींचते हुए लेते जाना मुझे भी सही नहीं लग रहा था उनके सामने, फिर भी ये तो हमारा ड्यूटी था। और तभी बलवंत आके मुझे गले लगा लिया और मैंने भी उसके पेट को थोड़ा थपथपा दिया। और जब सारे जिप्स में बैठ गए थे तभी मेरे फ़ोन पे कॉल आया और मैंने चेक किया तो कॉल रिंकी से थी और मैंने उठा लिया। तो यहीं तक थी इंस्पेक्टर दुष्यंत राणे की कार्रवाई। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। तारीफ हो या ताने हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स से फरमाइएगा, हम आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। और अब आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स नाम के साथ।